जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिलकश और आप देख रहे हैं दिलकश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, जो कि स्टडी आप लोगों को प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए नीचे वाले लाल कलर के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की जो है सो NCERT हिस्ट्री का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे आप लोगों को, और साथ ही साथ जब ये सारी चैप्टर्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगी तब जाके नोट्स मेकिंग जो है सो आप लोगों को नोट्स बनाने का भी बताया जाएगा और नोट्स बना के भी दिया जाएगा, PDF फाइल में उपलब्ध कराया जाएगा। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो जो है सो कंपटीशन की जो भी प्रिपरेशन करते हैं या फिर अभी कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, 12th क्लास में है और UPSC वगैरह का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से ये करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप हेडफोन वगैरह इसको यूज करके और सुन सकते हैं, सुनने से भी काफ़ी ज़्यादा यादें होती है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कैसे पता लगाएं, पहला जो लिखा गया है फर्स्ट चैप्टर है, तो बस ज़्यादा नहीं, कुछ समझना है इसमें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे पता लगाया जाता है, इसमें कहा जा रहा है कि 10 साल पहले 15 साल पहले जो हुआ था, तो आज से 10 दिन पहले जो हुआ, तो हम अगर घर पे नहीं हैं तो पूछ लेंगे किसी से ना कि आज से 10 दिन पहले क्या हुआ था। लेकिन फिर 10 साल पहले क्या हुआ था अपने माता पिता से पूछ लेंगे या फिर दादा दादी वगैरह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछ लेंगे। लेकिन फिर हम आज से 500 साल पहले क्या हुआ, अंग्रेज़ों के टाइम में आज से 200 साल पहले अंग्रेज़ कैसे आ गए इंडिया में, ये सारी चीज़ें कैसे हुई, ये सारी चीज़ें कैसे पता लगेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि इतिहास पढ़ना पड़ता है। वही इसमें समझाया गया कि कैसे पता लगेगा। अब अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं, यहाँ पर जो कहा गया कि अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, तो भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि अतीत के बारे में जो खाना कैसे खाते थे लोग, क्या पहनते थे, क्या मतलब जो है सो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर लिखा गया है कि आखेटकों का अर्थ होता है शिकारियों, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिकारी किस तरह से शिकार करते थे, कृषक कैसे रहते थे, शासक जो होते थे, व्यापारी जो होते थे, वो किस तरह से अपना जो है व्यापार वगैरह करते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। तो इस बारे में हम जानेंगे कि कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। तो देखिए, मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो हम जब पृष्ठ 2 में जाएंगे तो पता लगाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ क्या है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते हैं। मतलब नर्मदा नदी के तट पर कई लाख साल पहले से जो है सो इंसान जो है सो इसके किनारे में रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि नदी के किनारे ही क्यों ज़्यादा जो भी सभ्यताएं पुरानी हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि नदी के किनारे की जो मिट्टी होती थी वो उपजाऊ हुआ करती थी, पानी का भी कोई दिक्कत नहीं होता था। क्योंकि अभी हम नल वल कल जो भी लगा लेते हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत मतलब कि कठिन और न थी, ठीक है। कठिन तो दूर की बात है ही नहीं, थी ही नहीं। एंड सो लोगों को जो है सो काफ़ी सारी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। सो लोगों ने यहाँ पानी के नज़दीक रहना शुरू किया। एंड क्या है कि लोगों को आवाजाही में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि जो पानी का रास्ता होता था वो बहुत ही समय की बचत होती थी, साथ ही साथ जो है सो आसानी होता था। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर जो है सो क्या रहते थे, लोग रहते थे। कई लाख वर्ष पहले यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों ने, आरंभिक मतलब जो शुरुआत में रहना लोगों ने शुरू किया, आरंभिक लोगों ने में से कुछ कुशल संग्राहक थे, आसपास जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो आसपास जो जंगल वगैरह है उसमें जो विशाल जो संपदा है, जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं, मतलब जो भी मनुष्य को फ़ायदा कर सकता है, उसकी सभ्यता को एक अच्छे स्तर में ले जाने में, वो सारी चीज़ों से परिचित थे। मतलब इस तरह से बहुत सारे लोग आपके अपने समाज में वगैरह में देख सकते हैं। और अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वहीं से जो है सो अपना जल, फल, जंगल, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी उस टाइम पर, वो सारी चीज़ें वहीं से संग्रह किया करते थे। उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, वे जानवरों का आखेट करते थे। मतलब आखेट का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया ऊपर ही कि शिकार करना होता है आखेट का। आखेट का होता है शिकार करना, शिकार करते थे। और आखेटकों का मतलब होता है क्या, तो शिकारी होता है, ठीक है। चलिए, तो क्या हम लोगों को इससे अभी क्या पता चला, माइंड में लेते चलें। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन कोई नहीं, अगर आपको कुछ करना है तो धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड सो ये कॉमेडी वीडियो तो है नहीं कि हम 5 मिनट में आपको कॉमेडी करके हंसा देंगे और आप चले जाएंगे। सो आपको तो बने रहना होगा अपने आप को मोटिवेट करके। और ये बिलीव मी कि बहुत मज़ा भी आएगा आपको स्टडी में और बहुत हेल्प होगा। आप अगर 6 to 12 कंप्लीट करते हैं
मतलब मुझसे गारंटी लो आप कि 6 to 12 जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आप खुद पाएंगे कि कितने सारे एग्ज़ाम्स के आप प्रीलिम्स वगैरह की यूपीएससी के प्रीलिम्स देख लें, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इसके जनरल कंपटीशन के बहुत सारे क्वेश्चंस देख लें, आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि आपने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए बने रहिए। चले, तो इसमें हमने क्या जाना कि नर्मदा नदी जो है उसके तट पर कई लाख साल पहले से सभ्यता मतलब इंसान रहते हैं, ये चीज़ें पता चली। अब चलिए, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अच्छा चलिए, तो पहले हमें यहाँ पर क्या कहा गया कि मानचित्र में क्या क्या नर्मदा नदी का पता लगाना है। ठीक है, चलिए हम नर्मदा नदी का पता लगा लेते हैं। तो इसमें नर्मदा नदी कहाँ है, ये है आपका मानचित्र, और इसमें आपको खोजना है क्या, इसमें खोजना है आपको नर्मदा नदी। एक मिनट, ये छोटा नहीं हो पा रहा, सॉरी। नर्मदा नदी का पता लगाना है, साथ ही साथ इसमें क्या कहा जा रहा है, और एक मिनट, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो मानचित्र है आपको दिख रहा, ये जो आपका इंडिया का जो ये नक्शा है, तो कोई भी नक्शा होता है तो जो मानचित्र होता है उसके ऊपर की ओर आपके कॉपी के या आपके जो भी पेज है जिस पर मानचित्र है, ऊपर की ओर होता है उत्तर दिशा, ठीक है, नीचे की ओर होता है दक्षिण, इधर होता है पश्चिम, और इधर होता है पूरब। ठीक है, तो ऊपर की ओर होता है उत्तर नदी। अच्छा, अब उसके बाद में यहाँ पर नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए कहा गया, तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज़ नर्मदा नदी। ठीक है, ये नर्मदा रिवर है, एंड यहाँ पर जो है सो ये नर्मदा नदी यहाँ से इस तरीके से यहाँ से जा रही है, जो आपको नीले कलर में दिखाई दे रही है, नर्मदा नदी है ये। ओके, एंड देन क्या कहा जा रहा है इसमें कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देन जैसे ही यहाँ पर कहा गया कि उत्तर पश्चिम, आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए कि मैप में ऊपर की ओर होता है उत्तर और इधर होता है पश्चिम, तो ये उत्तर हो गया मतलब भारत के ऊपर की ओर, और पश्चिम हो गया इधर, मतलब इस साइड में कहीं पर होगा क्या चीज़ होगा, जो कि कहा जा रहा है पता लगाने के लिए, क्या कहा जा रहा है पता लगाने के लिए, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। तो देखिए, तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो देखिए ये किरथर की पहाड़ियाँ हैं, ये है सुलेमान की पहाड़ियाँ। ठीक है, देन ये तो अभी भारत का नक्शा ऐसा नहीं है क्योंकि भारत तो विभाजित हो गया है इंडिया एंड पाकिस्तान में, एंड सो पहले ये भारत का ही एरिया हुआ करता था, लेकिन जब से पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान साइड में, उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान वगैरह इधर में साइड में चला गया। ठीक है, एंड चलिए, तो हम लोगों ने इसे भी खोज लिया। आगे फिर क्या कहा जा रहा है उसमें, पता लगाओ, हमने पता लगा लिया। चलिए, बहुत अच्छे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों में ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अच्छा, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए और जो कि याद होना चाहिए आपको, क्या कि 8000 साल पहले ये जो किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं, इसी में मनुष्यों ने, स्त्री और पुरुषों का अर्थात हुआ कि इंसानों ने 8000 साल पहले क्या किया, तो 8000 साल पहले क्या किया कि वहाँ पर गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना सबसे पहले शुरू किया। तो सबसे पहले कहाँ शुरू किया, तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में शुरू किया। ठीक है, कहाँ पे शुरू किया, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में शुरू किया। क्या चीज़ को शुरू किया, तो आप लोगों को माइंड में आना चाहिए क्या शुरू किया था, तो सबसे पहले किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में जो इंसान रहा करते थे वो जौ और गेहूं की खेती को करना शुरू किया। जौ और गेहूं की क्या किया, खेती को करना शुरू किया। कितने साल पहले, तो 8000 साल पहले। कितने साल पहले, 8000 साल पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सबको माइंड में लेते चलेंगे। ठीक है, और अभी नोट्स मेकिंग वगैरह नहीं करना है आपको, पहले एक बार स्टडी दे देना है 6 to 12, एंड देन दूसरे दफ़ा जब आप नोट्स मेकिंग वगैरह तो हम बताएंगे ही, और नोट्स से जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बुलेट करके हम तो आप लोगों के सामने लाएंगे ही PDF से, इसलिए तो जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। क्या किया उन्होंने, तो भेड़ बकरी और गाय जैसे जो पशु हुआ करते थे उनको पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। चलिए, मैप से पढ़ने में बहुत फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, तो मैप का यूज करा करो एकदम से, आपके पास मैप भी होना चाहिए घर पे। ठीक है, तो क्या है उत्तर पूर्व में, तो फिर देखें उत्तर आया तो ऊपर की ओर उत्तर, अब पश्चिम तो इधर होता है, तो पूरब किधर है, इधर साइड में, तो इस एरिया में होगा कहीं जो कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो का पता लगाना है। ठीक है, गारो पहाड़ियों का पता लगाना है, तो उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों का पता लगाइए। चलिए, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, उत्तर ऊपर की ओर है और पूरब इधर की ओर है, इधर साइड में कहीं पे होगा। देखिए देखिए देखिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास
यहाँ पर है गारो की पहाड़ियाँ, ठीक है, गारो की पहाड़ियाँ हैं नदी के पास, ब्रह्मपुत्रा नदी के पास है गारो की पहाड़ियाँ। अब क्या कहा जा रहा है पता लगाने के लिए एक और चीज़ कि मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगा। मध्य मतलब बीच में विंध्य की पहाड़ियाँ होंगी भारत के बीच में, तो भारत का बीच यहाँ है और देख लीजिए यहाँ पर आपको विंध्य की पहाड़ियाँ लिखा हुआ भी दिख गया है। चलिए हमने दोनों चीज़ों का पता लगाया, इससे आपको बहुत सारी फ़ायदे होंगे, ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा जा रहा है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। अच्छा, तो हमें क्या पता चला इससे कि जो भारत के उत्तर पश्चिम जो एरिया है जहाँ पर किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ है, वहाँ पर तो इंसानों ने सबसे पहले जौ और गेहूँ की फसलें लगभग 8000 साल पहले उपजाना शुरू किया। लेकिन भारत के उत्तर पूर्व में जो गारो की पहाड़ियाँ और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ है, यहाँ पर भी ये भी कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो है सो इंसानों ने क्या किया कि कृषि का विकास करना शुरू किया था। अच्छा चलिए, उसके अंदर क्या है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अच्छा, तो अभी हमको रिलेट करना है क्या कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि लगभग 8000 साल पहले किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में जो लोग रहते थे उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जो है सो जौ का फसल का उपजाना शुरू किया लगभग 8000 साल पहले। अब उसके बाद में क्या कहा जा रहा है कि जो गारों की पहाड़ियाँ थी और विंध्य की पहाड़ियाँ थी, यहाँ पर भी मनुष्यों के द्वारा और कृषि का विकास किया गया। लेकिन जौ और गेहूं की जो फसलें सबसे पहले किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में उपजाया गया, लेकिन फिर चावल कहाँ सबसे पहले उपजाया गया, तो कहाँ उपजाया गया, तो वो विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं इसके उत्तर साइड में, मतलब कि ये अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया पहाड़, तो इस साइड में होगा, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में छोटा छोटा, वहीं साइड में मतलब उत्तर साइड में गेहूँ के चावल उपजाया गया था सबसे पहले, ठीक है, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो इसको आप माइंड में एक बार रख लें और बार बार सुनेंगे तो ये चीज़ें याद होंगी। सो बोरिंग नहीं होना है और मोटिवेट होके और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, ठीक है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। चलो चलते हैं फिर से मानचित्र पर, सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाते हैं। अब कहाँ है सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ सिंधु नदी। अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं, तो देखो जैसे कि ये जो रेड डॉट आपको जो यहाँ से लाइन दिखाई दे रही है, ये नदी हो गया, ठीक है। ये मान लो कोई भी नदी है, इसको पटना मतलब गंगा कह लो, कुछ भी कह लो, गंगा नदी है। चलो इसमें जो यहाँ से इस तरह आ गई, ये नदी आ गई, ये नदी आके मिल रही है, ये नदी आके इसमें मिल गई, मतलब ये निकला नहीं है इधर से मतलब मिल गई आके इधर से इसमें। तो ये सारी जो नदियाँ होंगी, ये जो सारी नदियों में से जो पानी आ रही है, ये आके इस नदी को बनने में सहायता कर रही हैं। तो ये सहायक नदियाँ, ये सारी चीज़ें हुई। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो सिंधु नदी है, ये जो है, इसको कौन कौन सी नदियाँ सहायता दे रही है, कौन कौन सी नदियाँ आके इसको मिल रही है, सहायक नदियाँ कौन है, कह रहा है कि खोजना है। तो देखिए ये सतलुज नदी जो आपको दिख रही है, ये जो है सो इधर से जा रही है इधर में। एंड देन फिर कौन सी एक नदी है रावी नदी जो जा रही है, चेनाब नदी जो जा रही है, झेलम नदी जो जा रही है, और बहुत सारी नदियाँ, ठीक है। तो ये हमें पता चला। चलिए अब क्या पता करना है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, देखिए हम जैसे मैंने समझाया अब यहाँ पर भी समझाया, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, एक जो है सो मोहनजोदड़ो करके एक फिल्म भी आई थी ऋतिक रोशन की, जो मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा था। एंड आप लोग अगर नहीं देखें तो अगर फिल्म वगैरह देखते हैं तो वो चीज़ें अच्छी है, देख सकते हैं। वैसे कुछ हिस्टोरिकली आपको उतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो आपको सब्जेक्ट में काम करे, लेकिन आपको मज़ा आएगा। तो क्या है कि 4700 साल पहले वही सिंधु नदी के मतलब किनारे तट पर आधुनिक जो आरंभिक जो नगर था उसका विकास हुआ, जो फला फूला। कितने साल पहले, 4700 साल पहले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो सिंधु जो नदी थी, सिंधु नदी कहाँ गया, सिंधु जो नदी है, इसके किनारे जो नगर, आरंभिक नगर का विकास हुआ कितने साल पहले, 4700 साल पहले। अच्छा, आज से 4700 साल पहले। और गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो उसके जो निकट तटवर्ती इलाके में जो है सो, तथा समुद्र के जो तटवर्ती इलाके में जो नगर का विकास हुआ वो कितने वर्ष पहले हुआ, तो लगभग आज से 2500 साल पहले। सिंधु घाटी पर कितने दिन पहले हुआ, 4700 साल। गंगा नदी और सहायक नदियों के पर कब हुआ,
तो वो हुआ जो है सो आपको 2500 साल पहले। तो ये है आपकी गंगा नदी, ये है आपकी गंगा नदी, ये जो जा रही है ये है आपकी गंगा नदी। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से नीचे की ओर। वैसे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे पता है, बस बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और कहाँ गए हम? अच्छा, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। चलिए हम पता लगाने चलते हैं मानचित्र पे, गंगा नदी कहाँ है और गंगा कहाँ है, गंगा कहाँ है? तो ये रहा गंगा। अच्छा, हम लोगों ने गंगा ढूंढ लिया। अब इसकी सहायक नदी कौन सी है जो गंगा में जाके मिलती है? तो ये गंगा है। तो अब देखेंगे इसमें मिलती कौन कौन नदी, किधर किधर किधर। अच्छा, यहाँ पे है, ये है, ये जो है सो सोन नदी है, ये है इसकी सहायक नदी। तो हम लोगों ने देख लिया, पता लगा लिया। चलिए ठीक है, अब आइए नीचे। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में, गंगा मतलब ऊपर की ओर उत्तर होता है, तो नीचे की ओर दक्षिण। तो ये जो गंगा थी उधर में, तो नीचे की ओर दक्षिण में। तो क्या कर रहा है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में बिहार नाम से जाना जाता था। अच्छा, जो गंगा नदी थी उसके जो दक्षिण में जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में मगध, जो साम्राज्य हम सुनते थे, जो मगध क्षेत्र सुनते थे, वही मगध होता था। अच्छा, उसी को मगध कहा जाता था ना। हाँ, और अभी क्या कहते हैं हम लोग? तो बिहार कहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ समझ में आ गया। तो दक्षिण में जो गंगा नदी के बसता है उसे हम अभी बिहार कहते हैं, पहले मगध कहते थे। चलो, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। अच्छा, जो मगध जो साम्राज्य हुआ करता था, जो मगध राज्य हुआ करता था, उसके जो वर्तमान जो बिहार अभी हम लोग कहते थे, तो इसके शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे और इसका बहुत बड़ा बड़ा राज्य हुआ करता था, जैसे कि मगध साम्राज्य। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या कहते हैं कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। जैसे कि मतलब मगध राज्य था, उसी तरह भारत के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के राज्यों की स्थापना थी, बनाई गई थी अलग अलग राजाओं के द्वारा। अब क्या कहा जा रहा है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से को से दूर हिस्से तक यात्रा की है। मतलब कि जैसे भारत एक उपमहाद्वीप हुआ, ठीक है ना, बड़े सगीर जिसको हम उर्दू में कहते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, तो इससे मतलब दूर दूर तक दूसरे उपमहाद्वीप में लोगों ने जाना शुरू किया, जाते थे, यात्रा करते थे। ठीक है, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम बड़ी भी होती थी, क्योंकि पर्वतों से जाना कठिन होता है, पहाड़ियों से जाना कठिन होता है, रेगिस्तान से जाना पानी वगैरह की कमी के कारण भी कठिन होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ नदियों से जाना भी, कि अगर समुद्र उफान मार दे, अगर तूफान आ जाए वगैरह, तो यात्रा जोखिम भरी तो होती ही थी। फिर भी लोग यात्रा करते थे, यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। मतलब कहने का मतलब ये सारी जोखिमों को उठाते हुए भी वो यात्रा करते थे, उनके लिए ये असंभव काम नहीं था, मतलब संभव था उनके लिए कि जोखिम करके भी वो लोग चले जाते थे। ठीक है ना। अतः कभी लोग किसी दूसरे काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कोई मतलब काम की तलाश में जाता था, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जाता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अच्छा, मतलब कि कहीं आक्रमण हुआ, विजय करना है, जीतना है किसी राज्य को, तो सेनाएं जाती थी। तो इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। यात्री भी जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। और कुछ लोग, और क्या है, इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला है। मतलब आपस में आने जाने से लोग एक दूसरे को जानते हैं। अगर मैं आपके घर आऊँगा, आप मेरे घर आएंगे, तो मैं आपके घर के खाने का जो है सो स्वाद जान जाऊँगा और टेस्ट जान जाऊँगा, और आप भी जान जाओगे। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर की बातें जो मुझे नहीं पता, वो शायद आपस में बैठने के बाद हमें पता होंगी, आप मेरी बातें आपको पता होंगी। इस तरह से बहुत सारी, तो उसी तरह से लोगों को पता लगा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मानचित्र के बारे में कुछ दिया गया है। दक्षिण एशिया, आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। अच्छा, ठीक है। और चलिए, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, तो फिर चलते हैं नीचे की ओर। क्या है यहाँ पर? अच्छा, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं भाई? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम इसे, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते थे। जैसे कि अगर हम ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे
कि ये जो दक्षिण एशिया है तो यहाँ पर तो बहुत सारी इसी नहीं दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें स्पेशली तो यहाँ पर इंडिया की जो यहाँ साइड में है कश्मीर साइड में उत्तर की ओर, वहाँ पर हिमालय पर्वत वगैरह, यहाँ तो है हिमालय, और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि इस देश को इस देश से बांटती है, या फिर अगर दूसरे मतलब महाद्वीप को इससे बांटती हैं, या भी एक बॉर्डर का काम करती है। ठीक है, सो भारत इधर से इसलिए भी सुरक्षित रहता है, एंड सो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। फिर से क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सीमा मतलब कि वो पहले से सीमा जो है सो ईश्वर परम सत्ता के द्वारा बनाई गई हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी ना, उस टाइम पर तो उतने साधन नहीं थे। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। जैसा कि अभी भी मैं बोल रहा था कि आपको जो है उसको पढ़नी पड़ेंगी, और वही चीज़ें हैं कि ये बहुत कठिन चीज़ था, लेकिन जो चाहा जिन्होंने कोशिश किया वो पर्वतों की ऊंचाई को छू पाएँ, गहरे समुद्रों को पार कर पाएँ, और यही कारण है कि उनका आज इतिहास के पन्नों में हम नाम भी पढ़ते हैं। तो इतिहास वही रचते हैं जो पसीने से नहाते हैं। ठीक है, सो पसीने से नहाने की आदत डाल लीजिए। ठीक है, एंड सो इसको लाइटली मत लीजिए। एंड देन चलिए, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, मतलब बहुत सारे लोग आए, जैसे आर्य आए, कुछ मुसलमान आए, और भी बहुत सारे लोग आए जो कि इंडिया में बस गए, और बाकी सारे तुर्क वगैरह भी बहुत सारे देशों में आके बसे इस तरह से, और इधर से भी कुछ लोग गए हैं, ऐसा नहीं है कि उधर से आए, इधर से भी कुछ लोग आए, इस तरह से आके बस गए। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक जो है परंपराओं को समृद्ध बनाया और सुधारा इस आना जाना ने। ठीक है, मतलब कि हम आपके घर जाएंगे तो आपके घरों से कुछ अच्छी चीज़ें सीख के आएंगे ना, तो हम अपने यहाँ प्रसार करेंगे ना अपने घर में कि नहीं उसके घर में ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से किया। कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहें कि कैसे कैसे क्या करना है, एक दूसरे से सीखते रहें। जैसे आज भी हम लोग सिखाई करते हैं कि वो अच्छा बनाती हैं, चलिए उनसे सीख के आते हैं, इस तरह से वगैरह। अपने देश के लिए, अच्छा देश का नाम, चलिए ऊपर तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अभी चलो तो फिर हम फ्लैशबैक में चलते हैं। याद करिए क्या सीखा कि नर्मदा नदी के तट पर जो है सो लगभग कितने दिनों से इंसान रहते हैं, तो लगभग कई लाख साल पहले से, मतलब लाख में साल है, हज़ार में नहीं है। ठीक है, कई लाख साल पहले से वहाँ पर उत्तर पूर्व जो इंडिया का है उस साइड में जो सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर क्या हुआ, तो सबसे पहले जो है सो वहाँ पर क्या किया गया कि गेहूँ और जो है सो जौ की खेती की गई इंसानों के द्वारा। कितने साल पहले, तो 8000 साल पहले, याद रखिएगा 8000 साल पहले। कितने साल पहले, 8000 साल पहले। एंड देन नीचे उधर साइड में क्या हुआ, जो है सो विंध्य की जो पहाड़ियाँ थी मध्य भारत में, और उत्तर भारत में जो किसकी पहाड़ी थी, और अभी मुझे गारो की पहाड़ियाँ, हाँ याद आ गया, तो गारो की पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर जो है सो वहाँ पर भी जो है सो कृषि का विकास देखने को मिला। लेकिन ये जो विंध्य की पहाड़ियाँ थी, यहाँ के जो उत्तर साइड में जो क्षेत्र है, उत्तर साइड में क्या हुआ कि सबसे पहले चावल उपजाया गया लोगों के द्वारा, सबसे पहले चावल उपजाया गया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। एंड देन क्या पढ़ा हम लोगों ने कि लगभग 4700 साल पहले क्या हुआ था, लगभग 4700 साल पहले सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी के तट पर 4700 साल पहले नगर का विकास हुआ, आरंभिक नगर का। और जो गंगा नदी के दक्षिण में जिस जो है सो गंगा नदी के क्षेत्र में, समुद्री तटीय के क्षेत्र में कितने साल पहले आरंभ हुआ था, तो 2500 साल पहले किस चीज़ का आरंभ हुआ, तो 2500 साल पहले आरंभ हुआ था आरंभिक जो है सो क्या कहते हैं उसको, नगर का। ठीक है, तो 2500 साल पहले किसके निकट, गंगा के निकट, और इसके समुद्री तटों के निकट, और 4700 साल पहले इसके निकट। और मैं कलर अगर आप कहें तो मैं कुछ चेंज वगैरह करूं जो आपको दिखाई दे शायद, ये ठीक है, और ठीक है, तो हाँ थिकनेस वगैरह सब ठीक है। तो क्या हुआ, तो हम लोगों ने वहाँ तक समझा, ठीक है ना, याद हो गया। चलो अब देश के नाम पर आते हैं, तो देश का नाम इंडिया कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंडिया शब्द इंडस से निकला। अच्छा, तो हम इंडिया शब्द जो प्रयोग करते हैं ये कहाँ से निकला, तो इंडस से निकला है। कहाँ से निकला, इंडस से। कहाँ से निकला, इंडस से निकला है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु। मतलब हमारा जो इंडिया नाम है ये कहाँ से निकला है, इंडस से। इंडस को संस्कृत जो भाषा है उसमें क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। मतलब जो इंडिया है वो सिंधु नदी के पास में बसा है। चूँकि यहाँ से अगर देखिए, अगर ये जैसे अगर भारत है, सॉरी फॉर दैट मैं इस तरह से इसमें हाँ नहीं डिज़ाइन कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अगर लोग आएंगे यहाँ से, तो इधर साइड में जो हिमालय है तो उसको दिखाई देगा हिमालय। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या कि हिमालय के नज़दीक में जो बसा है उसका नाम, तो हिमालय के आधार पर इसका नाम रखेंगे। लेकिन जो शुरुआत में आर्य आए या फिर और भी बहुत सारे इस्लामिक कल्चर आया इंडिया में, तो उधर साइड से है ना, इधर साइड से। तो इधर साइड में सिंधु नदी थी। सो सिंधु नदी के पास बसने वाले को सिंधु नदी के आधार पर ही नाम दिया गया। तो सिंधु नदी को संस्कृत में कहा जाता है, सिंधु को, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, सॉरी। तो जो तो वहाँ से आया तो उसको इंडस दिया गया नाम। क्या दिया गया, इंडस दिया गया। तो इंडस का मतलब क्या होता है, सिंधु। मतलब उन लोगों ने भी अपने भाषा में सिंधु ही कहा, और सिंधु के बसने वाले सिंधुआ मतलब ही इंडिया कह दिया, ठीक है। इस तरह से समझें। और क्या कहा जा रहा, अपने एटलस में, एटलस मतलब जो आपका वही है, क्या कहते हैं उसको, मानचित्र, और यही तो उसका क्या पता लगाना है, ईरान और यूनान का पता लगाएं। तो शायद ऊपर वाले मानचित्र में नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलते हैं। ईरान और यूनान का पता नहीं है, सॉरी। आपके अगर घर पे एटलस होगा मतलब आपके पास, तो वहाँ पे आप ईरान वगैरह यूनान का देख सकते हैं। ऊपर साइड से उत्तर पूर्व पश्चिम साइड में होगा ईरान और यूनान, ठीक है ना। और चलिए, तो क्या करना है, पता लगाना है। दिस इज़ योर होमवर्क, पता लगाइएगा आप ज़रूर। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम, अच्छा उत्तर पश्चिम मतलब दिमाग में आना चाहिए भारत के ऊपर और इधर, भारत का जो इधर वाला एरिया, अच्छा उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या मैंने ऊपर समझाया आपको कि इंडिया किस तरह से नाम पड़ा, तो भाई उधर से उन लोग आए तो उन लोग को नदी दिखा, नदी के पास में बसने वाले क्षेत्र को नदी के आधार पर नाम दिया गया। नदी के आधार पर नाम क्या दिया उन लोगों ने, हिंदोस कहा या इंदोस कहा, और इसके पूरब में जो बस रहे थे क्षेत्र उसको कह दिया इंडिया। इस तरह से हमारे देश का नाम क्या पड़ा, इंडिया। अब बात करते हैं भारत नाम क्या है। भारत जो है सो, भारत जो हम अपने देश के लिए नाम यूज करते हैं, ये भारत नाम कैसे पड़ा। तो भारत नाम कैसे पड़ा कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत का जो उत्तर है, पश्चिम का जो ये एरिया है, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए क्या किया जाता था, तो यूज किया जाता था भरत। जो जनजाति कह लें आप, या फिर यहाँ पर जो भी लोग रहते थे उनके लिए भरत कहा जाता था। उधर से उन लोगों ने आए और भारत के नाम पर भारत रख दिया नाम, ठीक है ना। तो उनके नाम पर पड़ा है भारत, ठीक है। भारत किसके नाम पर पड़ा, तो भारत के नाम पर पड़ा। भारत क्या थे, तो कोई आदमी नहीं थे, वहाँ पर रहने वाले लोग थे जो भारत के उत्तर पश्चिम में रहते थे उस टाइम पर। अब भारत का मतलब ये नहीं कि आज का भारत के उत्तर पश्चिम, उस टाइम जब पाकिस्तान भी हुआ करता था हमारे साथ, और उस टाइम पर जो उत्तर पश्चिम होता था हम लोग का एरिया, वहाँ पे जो भारत नाम के जो समुदाय रहा करती थी, जनजाति कहें या फिर एक समूह कहें, इंसानों का बस्ती कहें, छोटा सा समूह कहें, गिरोह कहें, वो रहा करता था। तो उसी के आधार पर जो है सो क्या दिया गया, भूमि प्रदेश का नाम रख दिया गया भारत। एंड देन क्या है कि समूह का उल्लेख, अच्छा ये जो भारत समूह है इसका उल्लेख कहाँ है, तो संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी, 3500 साल पुरानी कृति जो है, जो काम है, जो किताब है, ऋग्वेद में भी मिलता है। मतलब भारत जो नाम है, जो जनजाति थी या फिर लोगों का जो भी समूह था, उसका जो उल्लेख है ऋग्वेद में भी मिलता है, और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। आप लोगों ने ये भी जान गया कि भारत इंडिया नाम कैसे पड़ा, इंडस से निकला, ये यूनानियों ने दिया नाम भारत को इंडिया। एंड देन भारत कैसे पड़ा, तो भारत जो उत्तर पश्चिम में रहते थे उनके आधार पर जो है सो पड़ा नाम भारत। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी थिकनेस और बढ़ा लेता हूँ, एंड ये ठीक है, हाँ। चलिए उसके अंदर में क्या है कि अतीत के बारे में कैसे जाने भाई, तो अतीत के बारे में कैसे जाने, तो अतीत के बारे में कैसे जाने, कैसे हम प्राप्त करते हैं, तो हमें तरीका क्या है, तो किताबों को पढ़ना पड़ता है, जैसे अभी हम इतिहास पढ़ रहे हैं। और क्या है कि यहाँ पर पांडुलिपि से भी हमें सहायता मिलती है, मनुस्क्रिप्ट, एक मिनट, पांडुलिपि से सहायता मिलती है। और क्या चीज़ से मिलता है, बस पांडुलिपि से मिलती है। चलिए पांडुलिपि हमको समझना है ना, ठीक है। तो पांडुलिपि हम समझते हैं अच्छे तरीके से। पांडुलिपि
पांडुलिपि समझना है तो पांडुलिपि उसे कहते हैं जो हाथ से लिखी गई चीज़ें होती हैं, उसे पांडुलिपि कहते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जो भी किताबें वगैरह होती थी तो, या फिर राजा महाराजाओं की, ऐसे तो आम लोगों की इतिहास तो नहीं हुआ करती थी, जो भी राजा महाराजा की घटना हुआ करती थी उसे हाथ से लिखा करते थे। तो पुराने जो चीज़ें होती थी वो कागज़ नहीं था तो तार पत्रों पर लिखा जाता था या भोजपत्रों पर और पेड़ को छील कर उसके छालों पर जो लिखा जाता था उस हाथ से, उसे पांडुलिपि कहते हैं, हाथ से लिखे जाने के कारण। तो पांडुलिपि का अर्थ आप लोगों ने समझा। पांडुलिपि कोई ऐसी लिपि नहीं है कि जैसे हिंदी जो है सो देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, तो वो लिपि वो नहीं है। पांडुलिपि का अर्थ है कि हाथ से लिखा गया, जो तारपत्रों भोजपत्रों में जो पुराने ज़माने में लिखा जाता उसे कहते थे क्या कहते थे उसे कहते थे पांडुलिपि। ठीक है, चलिए और क्या है आगे क्या है, तो उसी से हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, हम लोग समझते हैं। इतिहास जैसे आज पढ़ रहे हैं तो बहुत साल पहले तो इतिहास नहीं लिखा जाता था ना, तो पांडुलिपियाँ जो रख दी गई हैं महल वगैरह में है, जो हमें किसी तरह ज़मीन की खुदाई में या पुरातत्वों में किसी तरह मिल गया तो उसी से हम लोग पढ़ते हैं। अब एक शब्द है कि पांडुलिपि जो है सो कहाँ से आया, तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ से निकला है। ठीक है, तो पांडुलिपि जो है सो के लिए प्रयुक्त होने वाला ये जो अंग्रेजी है वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट होता है, इसको कहते हैं पांडुलिपि का इंग्लिश होता है मैन्युस्क्रिप्ट। और इसका जो शब्द है, शब्द मेनू जो निकला हुआ है, ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है से निकला हुआ। ठीक है, चलिए और क्या है ये, हमने बताया जैसा आपको कि पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्र, हिमालय अथवा उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। जैसे कि एक नमूना आपको भोजपत्र का यहाँ पर दिया गया है, और इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे पांडुलिपि। ये है पांडुलिपि। ठीक है, चलिए अब इस पांडुलिपि के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा गया है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्या दिक्कत है पढ़ लेने में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तारपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, जो नीचे दिया गया है। पहले लिखी गई थी, किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज पेड़ के छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। चलिए ये तार के पत्थर पर लिखी गई थी। अच्छा चलिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। सही बात है भाई, खा ही लिया होगा, तथा कुछ नष्ट कर दी गई, हो ही गया होगा। और फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं जिनसे हमको मालूम चलता है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। तो विहार का मतलब होता है जैसे कि आप कहें कि बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान, भिक्षा की जगह वगैरह वगैरह चीज़ें जो ये बौद्ध धर्म से, तो वहाँ जो विहार है, मतलब कह लीजिए कि बौद्ध मंदिर जो है सो मठ है, वहाँ से प्राप्त होती है अधिकतर पांडुलिपियाँ। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती है। क्या मिलता है उसके बाद में, इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। अच्छा, जो पांडुलिपियों में लिखी गई हैं, जो हमें अभी प्राप्त हुई, इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए हैं, स्वाभाविक सी बातें हैं। और जो है सो और कौन सी चीज़ें में लिखी गई हैं, तो प्राकृत में और तमिल में। ये सारी चीज़ें इंडिया की बहुत जो है सो कहें प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। ये सारी चीज़ें, प्राकृत जो हो गई आपकी लिपि, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस तरह की क्वेश्चंस भी आती हैं, आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, प्राकृत संख्या का भाषा प्रयोग आम लोग करते थे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको समझना है कि प्राकृत जो भाषा थी उसका उपयोग कौन करते थे, तो जो आम लोग थे, जो आम जनसाधारण लोग थे, वो प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। अब क्या है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब अभिलेख क्या होता है, तो भाई इसमें जो लिखा गया है उसको हम इस तरह से आपको समझा दें, ज़्यादा इधर उधर नहीं किए, कि जो धातु होती थी, धातु या फिर होती थी जो चट्टान, पहाड़, उस पर किसी भी नुकीले औजार से, किसी भी तरह से छेनी हथौड़ी के द्वारा किसी तरह उकेड़ के, छील के, मतलब काट के जो चीज़ें लिखी जाती थी उस पर, उसको कहते थे क्या, अभिलेख कहते थे। उसको क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। आज भी अभिलेख ही कहते हैं नहीं थे, अभिलेख कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ लगाई जाती थी, इसमें क्या लिखा गया है वो सारी चीज़ें बता दूँ, क्योंकि मैंने तो पहले ही पढ़ रखा है इस सारी चीज़ों को। तो उसमें क्या था कि राजाओं की जो आदेश हुआ करती थी, राजा कोई आदेश दिया करते थे, तो पहले तो कुछ समाचार वगैरह नहीं था ना, तो राजा आदेश दिया करते थे, तो पांडुलिपि बनाई जाती थी। तो पांडुलिपि किया जाता था कि लोहे के मतलब धातु के ऊपर उकेर के बनाया जाता था, या फिर ऐसे किसी चट्टान पर कि जहाँ से लोग आते जाते थे तो राजा की आदेश को पढ़ सकें, या फिर राजा कोई अच्छी बात मतलब बता रहा है तो उसका प्रचार प्रसार उस तरीके से करता था, जैसा कि अशोक ने बहुत सारे लिखवाए थे। उसमें क्या किया जाता था कि शासक अपनी बड़ाई लिखवाया करते थे
किसी स्थान को जीत लिया तो उस जीत के याद में कुछ लिखवाया करते थे, और किसी ने अपने धर्म प्रचार के बारे में कुछ लिखवाया किसी शासक ने वगैरह वगैरह, और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों को भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ये सारी चीज़ें करवाया गया। उदाहरण के लिए, अच्छा उदाहरण इसमें देख लीजिए, प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, मतलब अभिलेख में लिखवा दिया करते थे, लड़ाई में क्या जीता, कैसे जीता, कितना शौर्य दिखाया हमने, कितनों को मारा वगैरह वगैरह चीज़ें। अच्छा उसके बाद में क्या है कि ये सारी चीज़ें हैं खेलने वाली चीज़ें, तो इसको नहीं पढ़ना है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको खेलने का मन हो तो वीडियो पॉज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि पुरातत्वविद, अच्छा तो जो है सो अतीत में बनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या होता है? पुरातत्वविद। पूरा का मतलब होता है बहुत पुराना, तत्व मतलब पुरानी चीज़ें, और विद का मतलब उस विद्वान, उस चीज़ को जानने वाला वगैरह, या फिर यूँ कहें कि उस पर रिसर्च वगैरह करने वाला, उसको पुरातत्वविद कहते हैं। किसको? जो खुदाई वगैरह करता है, जो इतिहास के जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं कि भाई ये पत्थर और ईंट के माध्यम से मालूम चलता है कि अगर ये 500 साल पहले की है तो 500 साल पहले इस तरह की उन्नत थी, और इस कारण से ये ईंटें बनी, इस तरह से इसमें ये खर्च हुआ होगा, और इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल हुआ होगा उस टाइम से, इस तरीके से उस समय की जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति का जो है सो हम पता लगा लेते हैं। उस परिस्थिति का क्या करते हैं? पता आराम से आसानी से लगा लेते हैं। आभूषणों के जो है सो बनावट के हिसाब से, हथियारों, आभूषणों वगैरह वगैरह चीज़ों के हिसाब से हमें सारी चीज़ें पता चलती है। ये है आपको पुराने ज़माने की ये चीज़ें, और ये है क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में कुछ लिखा गया है। ये है क्या है, एक मिनट, अच्छा हाँ, क्या ये है, इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, धातु की बनी हो सकती है, कठोर नष्ट हो जाता है, छानबीन तथा खुदाई में। अच्छा ये क्या है मालूम है? सिक्के हैं। गजब, गोल हुआ करती थी पहले, ये चार कोना, और सही से चार कोना भी नहीं। और ये है मटकी वगैरह जो कि खुदाई वगैरह में मिली है। ठीक है, चलिए क्या है, बाएं, ये जो बाईं है, बाएं और है, सॉरी बाएं तरफ जो है ये है क्या, प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। पात्र का मतलब होता है बर्तन है। ठीक है, उसके बाद है इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 साल पहले होता था। दाएं मतलब ये जो है सो 4700 साल पहले इस तरह का यूज होता था। दाहिने तरफ ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, तो ये हैं चीज़ें भाई, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 साल पहले होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में सिक्के, और ये कैसे भिन्न है, तो भाई ये गोल नहीं है, हमारे तो गोल होते हैं। चलिए, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं ताकि उसे पता चल सके कि कौन सी प्रजाति की मछलियाँ वगैरह रहती थी पहले, और कैसे जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह की चीज़ों को खाने की उनको आवश्यकता होती, कैसे पूर्ति होती थी वगैरह चीज़ें पता चलती थी, वो भी करते हैं। ठीक है, और यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ये सारी चीज़ें, ठीक है, और कौन सी प्रजाति वगैरह थी, ये सारी चीज़ें मालूम चलती है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, मतलब कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये चीज़ें कहाँ से लिखी गई है। कोई पूछ देगा इतिहासकार कोई लिख दिया, तो भाई आप कहाँ से ये लिख दिए हैं, जैसे ऊपर ही ये है, ये चीज़ें हैं, तो भाई आपको कैसे मालूम चले 2500 साल पहले कैसे हुआ, 4700 साल पहले कैसे हुआ, तो ये चीज़ें पूछ दे कोई, तो इसलिए उन लोगों स्रोत भी पता करके रखते हैं कि 4700 साल कैसे हुआ, हमको कैसे पता चला, कहाँ से, कौन सा सोर्स है, वो सोर्स भी देते हैं। ठीक है, क्रेडिट कहें तो आप एक तरह से। और सोर्स शब्द का उसको क्या कहते हैं, स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब चाहे इतिहासकार किसको कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि आप भी इतिहासकार हो चुके हैं अब, क्योंकि आप भी इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। नहीं, इतिहास का अध्ययन का कहने का मतलब होता है जो अपने स्तर से जाँच करे, रिसर्च वगैरह करे, वो हुआ इतिहासकार। और वैसे तो हम लोग पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे होंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है कि भाई सोर्स मिल गया तो इस तरह से पढ़ने में कि सोर्स मिल गया तो इसके आधार पर पढ़ने में बहुत आसानी हो जाता है। सही बात है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं कि ये मछली थी तो इसको खाने में ये चीज़ें पसंद थी, या फिर ये खा के ज़िंदा रह सकती है, तो फिर ये सारी ये कीड़े मकोड़े भी थे जो अभी नहीं है, अच्छा तो उस टाइम पर थे, अभी नहीं है, ये लुप्त हो गई है, तो ये चीज़ें हमें पता चली। फिर उसके बाद में इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जो आप समझ रहे हैं।
और ज़्यादा समय ना जाए इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं पा रहा हूँ। और आप लोग कहेंगे तो मैं एक चैप्टर का ही 2-3 पार्ट वीडियो करके लाऊंगा, कमेंट ज़रूर करें। और अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। मतलब सुराग के रूप में देखते हैं कि भाई ये कैसे है, ये कैसे हुआ, और अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में जानने का स्रोत कहते हैं। अब जो अतीत है, जैसे अगर हम अंग्रेज़ों के टाइम के बारे में बात करें तो उस टाइम की तो अधिकतर चीज़ें लिखी गई हैं ना, तो हम तो पढ़ लेंगे, किसी अंग्रेज की लिखावट से, भारतीय की लिखावट से या किसी विदेशी की लिखावट से पढ़ लेंगे। लेकिन जब विकास नहीं हुआ था लिखने का, तब की क्या सभ्यता थी, वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, तो वो खुदाई वगैरह से पता चलेंगी, जो इतिहासकार हमें करके बताते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि अतीत एक या अनेक, कहा जा रहा है कि अतीत एक है या अनेक है। तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? तो हम लोगों ने नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है, लेकिन अब देना पड़ेगा। क्या लिखा गया? हमारे अतीत। क्या कहा जा रहा है? हमारे अतीत। मतलब हमारा अतीत का मतलब एक अतीत होता है, लेकिन हमारे अतीत बहुत सारे अतीत हैं। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया क्योंकि हमारे कहा गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे अभी जो समय गुजर रहा है, अभी जो है सो मान लो कि अगर आज 10 अगस्त है, 10 अगस्त है, तो क्या है ना कि आज मैं क्या कर रहा हूँ अभी एट दिस टाइम, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे लिए इस टाइम का क्या इंपॉर्टेंस हुआ? अगर कोई पूछे कि भाई तुम क्या कर रहे थे 10 अगस्त को इतने बजे, तो मैं बताऊंगा कि इतने बजे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये इतिहास हुआ। अगर मैं लिखूंगा भी कि मैं क्या कर रहा था, तो मेरे लिए ये था। लेकिन फिर आपके लिए क्या हुआ? तो मैं पढ़ रहा था भाई। और दूसरे के लिए क्या हुआ? तो मैं खाना खा रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था, मैं किसी मीटिंग को अटेंड कर रहा था, मेरे घर में इस तरह की फंक्शन हो रही थी वगैरह चीज़ें, या किसी को हॉस्पिटल ले जा रहा था। तो आपके लिए अलग अलग मायने हैं। तो एक ही जो अतीत है उसके लिए समूह के अलग अलग जो समूह है, अलग अलग जो देश है, अलग अलग जो महाद्वीप है, उसके लिए अलग अलग तरीके के मायने होते हैं। जैसे मेरे लिए अलग हैं तो आपके लिए अलग है। अभी समय का इंपॉर्टेंस, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए ये पढ़ाने का समय है ना, आपके लिए पढ़ने का समय है। दोनों के लिए अलग इंपॉर्टेंस है, दोनों के लिए अलग मायने हैं। चलिए, इसको आपने अच्छे से समझा। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे अतीत, मतलब हम सबके अतीत। ऐसा नहीं कि अब राजा के बारे में सिर्फ राजा के बारे में अतीत कहा गया, किसी इंसान के बारे में इसमें दिखाई नहीं गया कि जनता को किस तरह की दिक्कत हुई। तो इसमें तो सब सम्मिलित है ना, इसलिए हमारे अतीत कहा गया। चलिए, क्या है कि उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों, जो मैंने समझाया वही है इसमें, लेकिन तभी भी देखते चलें। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत मिलता, अलग अलग था। भाई सही बात है। अब कहाँ राजा और कहाँ पर पशुपालक, कहाँ पर किसान, तो अलग होंगे। और क्या है उस समय, जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। सही बात है, जैसा कि आज भी करते हैं। अलग धर्म, अलग जात, अलग भाषा, अलग त्यौहार, बहुत सारी चीज़ें हैं, तभी भी हम में यूनिटी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलिए, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ कर करते हैं, शिकार करके, तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं भोजन। क्या करते हैं? भोजन करते हैं। अधिकांश लोग करते हैं अंडमान निकोबार में, जबकि कई जगह नहीं करते हैं, कई जगह शुद्ध शाकाहारी भी हैं। ठीक है ना, इस तरह से। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार, अंडमान जो द्वीप है, इसके अधिकांश लोग अपने से खुद से भोजन को, मछलियाँ पकड़ते हैं, खुद से शिकार वगैरह करते हैं, फल फूल का संग्रह खुद से करते हैं। जबकि जो शहर में रहते हैं लोग, वो क्या है ना, दूसरों पर निर्भर है। कहने का मतलब पैसे तो देंगे, लेकिन उनको जो खाने की चीज़ें वगैरह चाहिए वो गाँव से या फिर जहाँ पर खेतियाँ होती है वहाँ से लोग उन्हें पहुँचाएंगे, तो वो लोगों पर निर्भर है। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे और ये हमेशा रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो शक है, नो डाउट है। अच्छा, एंड देन इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। अच्छा, ये जो भेदें हैं ये तो हैं ही, एक और जो भेदभाव है क्या है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। मैंने पहले ही बताया कि शासक लिखा करते थे उस टाइम पर, अपने विजय की, हारने की वगैरह की चीज़ें लिखा करते थे। और क्या है, यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे और ना ही उनका इतिहास लिखा रहता था। इसीलिए हम अतीत के बारे में जब पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम अनुमान, जब हम शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक या फिर किसी आम आदमी के बारे में, जब आम जीवन के बारे में पढ़ना होता है, तो ज़्यादातर देखेंगे आप, अभी आगे जब हम पढ़ेंगे, तो वो अनुमानतः स्रोत के आधार पर अनुमानतः इतिहासकारों के द्वारा बताया गया।
जबकि उसी दौर के राजाओं के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे पांडुलिपियाँ मिलेंगी आपको, अभिलेख मिलेंगे जो आपको वो चीज़ें सिद्ध कर देंगी। तो यही था, एक ये वेद था। तो क्या है ना, पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो है सो पांडुलिपियों वगैरह से, और भी बहुत सारे जो पुरानी चीज़ें हैं उसको खुदाई के द्वारा मिली, तो कैसे यूज करते थे वगैरह मिले। ठीक है, अब क्या है कि तिथियों का मतलब क्या होता है इतिहास में। ठीक है, चलिए, तिथियों का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से आधार पर होती है। 2000 वर्ष पहले तात्पर्य का। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इसको आपको नहीं देखना है, देखना क्या है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो देखिए, सुनिए सही से, ध्यान से सुनिए। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 10 अगस्त 2020। ठीक है, मुझसे कोई पूछेगा कि भाई ये जो वीडियो है, जैसे अगर आप देख रहे हैं, आप अगर 1 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी देख रहे हैं वो ये वीडियो, तो आप पूछेंगे कि भाई आप वीडियो कब बनाए। मैं बोलूँगा 10 अगस्त 2020 को मैं ये वीडियो जो है सो रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है ना, तो ये जो तारीख है, ये 2020 का अर्थ क्या हुआ, 2020 का जो है सो अर्थ क्या हुआ। एक और चीज़ लिखते हैं कि 2020 जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसे ईस्वी लिखेंगे या फिर लिखेंगे ईसा पूर्व, ये चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी। और अगर ईसा पूर्व लिखेंगे, ईस्वी लिखेंगे, तो भाई क्यों लिखेंगे। तो देखो, ईसाई जो धर्म है, ईसाई जो हमारा है धर्म, वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो थे, संस्थापक आप कहें, वो थे ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के नाम पर, ईसा के नाम पर ईस्वी लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं, तो जिस तरह से अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग जैसे हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग के घर कोई अगर अंग्रेज भी आए तो उसको अगर यहाँ काम करना है, हमारे यहाँ नौकरी वगैरह करनी है, तो उसको हिंदी सीखनी पड़ेंगी। एंड एट द एंड वो हिंदी सीखेगा ही और सीख जाएगा, और हमारे अनुरूप वो लिखना शुरू करेगा। पैसे जब लेन देन करेगा तो वो डॉलर में न दे के भारतीय रुपया में देगा पैसे। ठीक है ना, उसी प्रकार से क्या हुआ कि ईसाई धर्म जो है सो अपने चरमोत्कर्ष पर था, और आज भी ये दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई ही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं बात इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा अनुमान है कि इस्लाम धर्म जो है सो कि मतलब कि जो उसके मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, इस तरह से वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, वो अलग बातें हैं। तो ईसाई धर्म जो है सो उस टाइम पर बहुत अपना ये एक किया हुआ था, और जो है सो अमेरिका वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, भले मतलब इनमें से कुछ कंट्रीज़ जो है सो सेक्युलर है, लेकिन फिर भी ईसाइयों का जो है सो दबदबा है, और ईसाइयों का बहुसंख्यकों का दबदबा होने के कारण जो है सो उनके आधार पर ही जो है सो सब चीज़ तय किया गया। तो ये लोग क्या है ना, ईसाई धर्म के लोग साल को उसी समय से यूज करते हैं, मतलब याद करते हैं जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ। मतलब ईसा मसीह के जन्म को 0 ईस्वी कहते हैं, 0 साल मतलब 0 साल। उससे पहले की बात है। अगर यहाँ पर 500 ईसा पूर्व लिख देंगे तो 500 ईसा पूर्व का अर्थ होगा कि ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। ये नहीं होगा कि आज से 500 साल पहले। आज से 500 साल पहले क्या हो जाएगा, अच्छा लिखा गया है कहीं कि 500 ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? अगर पूछा जाए कि 500 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ, तो ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। लेकिन आज से पूछ दिया था कि आज से कितना साल पहले, तो भाई आज तो 2000 चल रहा है ना, तो ये 2000 जब हम पीछे जाएंगे तो ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो फिर ईसा मसीह के जन्म से भी 500 साल पहले, तो 2000 और 500 तो 2500 साल पहले हुआ। ठीक है ना, तो ये समझना है। और ईस्वी का मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, बस यही समझना है। बस और कुछ नहीं है। आपको समझ में आ गया वो मुझे पता है। एंड क्या है यहाँ पर कि इतिहास और तिथियाँ, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व। ठीक है, अंग्रेजी में अच्छा हाँ, ईसा पूर्व को क्या कहते हैं BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट इसलिए कहते हैं, क्रिश्चियन आप ने शब्द ईसाइयों के लिए सुना होगा, ईसाई जो हमारे भाई ईसाई हैं, तो ईसाई जो है सो क्रिश्चियन कहते हैं, और क्राइस्ट कहते हैं जो ईसा मसीह को। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह से पहले, तो मतलब ईसा पूर्व। तो कहीं लिखा है 500 BC मतलब ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, और आज से 2500 साल पहले। ठीक है, और उसके बाद में कहीं पर लिखा है AC का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट होता है BC का मतलब, और आफ्टर क्राइस्ट AC का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट, मतलब ईसा के बाद। जैसे आज 2000 AC है, मतलब 2000 साल बीत चुका है ईसा के बाद। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर कुछ लिखा गया है,
कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। अच्छा हाँ, लिखा पाते हैं, सही बात है। एनो डोमिनी, यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। मतलब लगभग मान लीजिए कि अब जब अंग्रेज आए थे वो अपने साथ लाए थे, ठीक है। तो जिस तरह से अगर मैं एग्जाम्पल के द्वारा कहूँ तो हिंदू धर्म में शक संवत वगैरह चीज़ें होती हैं जो तो आज 2000 ईस्वी नहीं चल रहा होगा वहाँ पे हिंदू धर्म के अनुसार। उसी प्रकार से हिजरी संवत चलता है इस्लाम धर्म में, तो वहाँ पर भी अभी 2000 नहीं चल रहा होगा। अभी तो 1400 साल ही हो रहा है उन लोगों के हिसाब से, इस्लाम धर्म के हिसाब से। हिंदुओं के हिसाब से, हिंदू लोगों के हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से अभी 2000 ईस्वी नहीं चल रहा है। और मुझे याद नहीं कि अभी कितना चल रहा है, लेकिन 2000 नहीं चल रहा। तो क्यों नहीं चल रहा भाई? तो हिजरी संवत में भी 1400 साल क्यों चल रहा है इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से? क्योंकि 1400 साल लगभग पहले इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद जो पैगंबर थे उनका जन्म हुआ था, तो उस हिसाब से किया गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और क्या है कि और जो है सो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो ये ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ें। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 साल पहले हुआ। जब अंग्रेज आए भाई, तो अंग्रेज आए तो ईसाई हमारे ईसाई धर्म गुरु भी आए साथ, और भी ईसाइयों का एक जो है सो विचारधारा भी आया, तो वो जो है सो ये चीज़ें होने लगी। जैसे कि मुग़ल जब भारत आए और भी बहुत सारे जो मुस्लिम शासक वगैरह, तो फ़ारसी वगैरह का चलन भारत में बढ़ा, तुर्क वगैरह का। तो उसी तरह से जब अंग्रेज आए तो इंग्लिश का भी चलन बढ़ा और अंग्रेजी कैलेंडर भी, ठीक है। क्या है, कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। जैसे कि मतलब अभी जो है सो अभी से पहले, वर्तमान से पहले ये बीपी शब्द का यूज किया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत आपको दुर्लभ चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको ज़्यादातर जो चीज़ें मिलेंगी वो एसी मिलेंगी, और जो है सो दूसरा मिलेगा बीसी। और एसी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट, मतलब ईसा के बाद। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले, ठीक है। चलिए, अन्यत्र मतलब ये एक दूसरा स्रोत है, लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। सही बात है, जैसा कि मैंने बताया, चट्टानों वगैरह या धातुओं के ऊपर छेनी, हथौड़ी या किसी भी औजार के द्वारा लिखवाया जाता है, उसे कहते हैं क्या? अभिलेख कहते हैं। इनमें कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सही बात है। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का उपयोग हुआ है। सही बात है, जब लिखेंगे तो भाई लिखना तो पड़ेगा ना, लिपि से और भाषा से। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। जैसे पहले कुछ इस तरह की चीज़ें लिखती थी, इस तरह के। अभी इसको लिखते हैं पी, इसको लिखते हैं टी, इसको लिखते हैं ओ, एल, एम, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से करके। तो बहुत बदलाव आया ना भाई। इतना बनाना तो नहीं पड़ा ना एल लिखने के लिए। एल लिखने के लिए बस ऐसे किया, ये बनाना पड़ेगा, तो ऐसे करके क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या है, बदलाव आया। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कि ये जो कितने 100 साल पहले जो लिखा गया है, इस पर अज्ञात लिपि पर 5000 साल पहले ये लिखा गया। तो विद्वान कैसे जान गए कि पी है, टी है, ओ है, एल, एम, एम, आई, एस इसका मतलब हुआ? कैसे जान जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ना है। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा आता है। उसका एक जो है सो प्रक्रिया होता है, सिस्टम होता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। अच्छा, राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा था। मिस्र का जो उत्तरी तट था, मतलब जहाँ भी मिस्र होगा, मान ली यहाँ मिस्र है, तो इसका जो उत्तरी तट है ये उत्तर साइड होगा, क्योंकि ऊपर ना उत्तर होता है। तो ये है, इधर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये है उत्तर, ठीक है ना। तो क्या करा कि रोसेट्टा नाम का जो एक कस्बा था, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही अभिलेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में लिखा गया है। एक ही जो है सो बात लिखा गया है, एक ही लेख 3 लिपि में। क्या लिखा गया है कि कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, तो जो कुछ विद्वान थे वो यूनानी लिपि को पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। अच्छा, राजा रानी का नाम, इसे कारतूस कहा जाता है। इसके विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री
अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। मतलब जैसे क में जो ध्वनि निकल रही है तो मिश्री शब्द में जो ध्वनि निकलेगी उसका कौन अल्फ़ाबेट होगा, तो वो उस तरह की चीज़ें की जो है सो क्या किया कि पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। सही बात है, जब उनको पता चल गया कि लायन का मतलब होता है एल, तो अब जहाँ भी लायन का देखेंगे उस लिपि में तो वो समझ जाएंगे यहाँ पर एल लिखा गया, इस तरह से चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर उपयोगी शब्द है जो कि कुछ है जो आप थोड़ा सा जान लेना चाहिए। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना। तो अर्थ निकालना आप जानते हैं, यात्रा करना जानते हैं। पुरातत्व का मतलब हुआ पुरानी चीज़ें जो कि हमें खुदाई वगैरह से मिलती है, मतलब इतिहास की चीज़ें। इतिहासकार कहते हैं इतिहास का अध्ययन जाँच वगैरह करने वाले लोगों को। स्रोत कहते हैं जिस स्रोत के आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। और अज्ञात लिपि कहते हैं जो लिपि हमें पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ना वगैरह है। उसके अंदर अर्थ निकालना भी आप जान रहे हैं। अभिलेख तो जान ही रहे हैं कि उत्कीर्ण कराया जाता है जो कठोर चट्टानों वगैरह पर, धातु वगैरह पर, कठोर सतहों पर। पांडुलिपि कहते हैं हाथ से लिखी गई तारपत्रों भोजपत्रों में। ठीक है, चलिए कल्पना करो तुम्हें एक पूरा तत्वविद का साक्षात्कार लेना है, इंटरव्यू लेना है, तो तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जो पूरे तरह में पूछनी है। तो जो है सो यहाँ पर ये कर लीजिएगा। बाकी सारी जो है सो नीचे में है आपको क्वेश्चंस वगैरह, तो ये क्वेश्चन सब आप कर सकते हैं कंप्लीट। और जो है सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसको याद करने के लिए। लेकिन अभी अगर आप मतलब शुरुआती हैं और फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आप एक बार रीडिंग दें हर एक चैप्टर का। हम हर एक चैप्टर को लाते रहेंगे, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। तो हम जब भी 6 to 12 कंप्लीट करा देंगे, कम्प्लीटली हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे। हर एक क्वेश्चन का आप उसको PDF को प्रिंट करा लीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आप खुद में पाएंगे कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और रियलिटी में आप बहुत खुश होंगे, सक्सेस मिलेगी आपको। बाकी सारे क्वेश्चन है नीचे और कुछ पूछा जा रहा है यहाँ पर, इसको आप रोक लीजिए वीडियो को और इसको सुमेलित वगैरह कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए ज़्यादा कुछ करना है नहीं मुझे। और क्या है यहाँ पर, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं क्लास 6 हिस्ट्री का आपको चैप्टर नंबर 2 के साथ। ठीक है ना, एंड तब तक मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जय हिंद।